Good morning, students. Hope you all are doing very well at your home. Today, I'm starting CA Foundation classes for Principles and Practice of Accounts. These are the online classes. By the way, my name is Abhinav Agarwal and I'm from Kashipur. मैं आप लोगों की प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जो ऑनलाइन आपको मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर अवेलेबल होती रहेंगी। और अगर कोई डाउट क्वेरी वगैरह है तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर 6395244063 पर। इसके अलावा आप लोगों ने मॉड्यूल कौन सा यूज़ करना है या किताबें कहाँ से मिलेंगी, प्रैक्टिस कैसे होगी, क्वेश्चंस के लिए मैं पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। जैसे जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे एक लिंक क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का यूज़ होगा। आप लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं इन क्लासेस के लिए। ठीक है, ये क्लासेस कोई रिवीजन बैच नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, ये पूरी की पूरी क्लासेस फुल बैच फुल टाइम होगी। आपको पूरा पूरा सिलेबस 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, बट आई ट्राई टू यूज़ इंग्लिश because of your syllabus and writing pattern, everything is in English. फॉर हिंदी, जिन लोगों ने हिंदी चूज़ किया है अपने सिलेबस के लिए वो लोग भी क्लासेस रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक accounting terminologies. हम लोग आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जिन टर्म्स को आप 11th और 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी read those terms in 11th and 12th, but the problem is you just read those terms in 11th and 12th. You haven't understand the basic concept of those terminologies. Today I will guide you about those concepts and the depth of those terms or those words. उन वर्ड्स की डेप्थ तक जाकर हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों का सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला टर्म तो हम यही उठा लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। या प्रिंसिपल्स क्या चीज होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या चीज होते हैं। तो फर्स्ट टर्म आज का है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या चीज होती हैं, क्या क्या किन चीजों को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कैसे प्रिंसिपल्स बनते हैं। सॉरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोगों को बताए गए हैं। आईसीएआई ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे और जो वो प्रिंसिपल बनाए हैं आप लोगों को डिटेल प्रिंसिपल 11th में पढ़ाए गए थे, जिनके लिए मैं यहाँ पर भी एक पूरी यूनिट प्रिपेयर किया हूँ और उस पूरी यूनिट में मैं आपको 1 बाय 1 सारे प्रिंसिपल्स बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एंटरप्राइज को हम लोग गाइड कर सकें कि उन्होंने आगे कैसे वर्क करना है, किन किन बेसिस पर वर्क करना है, क्या चीज़ें, क्या क्राइटेरिया, क्या एजम्पशंस, क्या प्रिजम्पशंस हैं जो उन लोगों को आगे लेकर चलनी है। ठीक है सर, आपने एक वर्ड बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी, सर ये क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड। अकाउंटिंग मेथड, सर मतलब अकाउंटिंग मेथड क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। मेथड और प्रिंसिपल में क्या फर्क है, या पॉलिसीज इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बन जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जहां पर हम प्रिंसिपल और मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल
अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल था आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था कि जो कहते हैं हाँ हाँ जब जिस वैल्यू को जिस चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उसी की अकाउंटिंग हम अपनी बुक्स में करेंगे। करेक्ट। अब पॉलिसी क्या बननी चाहिए इसके बेसिस पर, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बनेगी इसके बेसिस पर कि जिन चीजों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते वो जो है हम अपनी बुक्स में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सर इसमें मेथड तो आया ही नहीं कोई भी। करेक्ट। अब हम मेथड की बात करते हैं। हमारी पॉलिसी कहती है कि हमने एक्रूअल, प्रिंसिपल कहता है हमारा कि हमें एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पर करनी है सर। अब एक्रूअल बेसिस में हमारे पास दो क्राइटेरिया आ जाते हैं। आगे हम बढ़े, आगे हमने देखा कि हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है। सर डेप्रिसिएशन बुक होना है, डेप्रिसिएशन बुक होना है तो सर डेप्रिसिएशन किस मेथड से बुक करें। रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी अलाउड है और सर जो कहते हैं हमारा डब्ल्यूडीवी भी अलाउड है और रिड्यूसिंग मेथड भी अलाउड है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी अलाउड है। डब्ल्यूडीवी इज आल्सो अलाउड एंड एसएलएम इज आल्सो अलाउड। तो विच मेथड वी विल यूज? सो एक्रूअल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल प्लस लेट से कि हमारी इंडस्ट्री में डब्ल्यूडीवी मेथड अच्छा यूज होता है तो डब्ल्यूडीवी मेथड। सो प्रिंसिपल इज एक्रूअल plus method is WDV. That combined thing will come to the policy कि हमारे बिजनेस में डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के लिए WDV मेथड यूज होगा। तो ये हमने एक पॉलिसी बना दी। अब हमारे बिजनेस में चाहे हमारा कितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए, किसी भी टाइप की एसेट हो या किसी भी तरीके का कहीं पे भी ब्रांच में, किसी भी जगह हेड ऑफिस में, कहीं पर भी किसी भी जो है फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग हो रही होगी तो वहां पर हम डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाएंगे? WDV मेथड से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉलिसी बना दी अकाउंट की। हमारे बुक्स में अकाउंट की पॉलिसी बन गई कि हम WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऐसे ही हो सकता है किसी और बिजनेस ने एसएलवी यूज किया हो सकता है किसी और बिजनेस ने यूनिट मेजरमेंट मेथड यूज किया हो। सर यूनिट मेजरमेंट मेथड क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल जो होते हैं हम अपने टर्मिनोलॉजीज पर आगे चलते हैं। होप आपको पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डिजाइन की जाती है और क्यों उसे मैं प्रिंसिपल प्लस मेथड कह रहा हूं, क्यों मैं उसे प्रिंसिपल और मेथड का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं। इसके बाद सर आपने अभी अभी वर्ड यूज किया एक्रूअल। सर हम 11-12 से सुनते हुए आ रहे हैं इस वर्ड को, एक्रूअल को। और सर प्रॉब्लम यह है कि एक्रूअल का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है। चलो देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं आपको कितने अच्छे से पता है एक्रूअल का मतलब। सर हमें पता है कि जिस पीरियड में रेवेन्यू बुक होना है उसी में कॉस्ट भी बुक होनी चाहिए, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि जिस पीरियड में विच पीरियड जो है हम रेवेन्यू बुक कर रहे हैं उसी पीरियड में कॉस्ट भी बुक होनी चाहिए, या जिस पीरियड में उसकी रिलीवेंट कॉस्ट बुक हो गई है उसी पीरियड में रेवेन्यू भी बुक होना चाहिए। यही कहता है मेरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि पेमेंट एक्चुअल पेमेंट वी विल इग्नोर। एक्चुअल पेमेंट क्राइटेरिया नहीं है अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्राइटेरिया है मेरी बुक्स का? रेवेन्यू जिस पीरियड में बुक हो रहा है उस पीरियड में उसकी कॉस्टिंग भी आ जानी चाहिए, या अगर उसकी कॉस्टिंग उस पीरियड में आ रही है तो उस पीरियड में उसका रेवेन्यू भी बुक हो जाना चाहिए। ये मेरा एक्चुअल क्राइटेरिया है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता भी यही है कि जिस पीरियड में जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है मेरा वहां पर जो है मैं अपनी बुकिंग कर लूं। अब सर इसमें आप हमें क्या बताने वाले हो? मैं इसमें बताने वाला हूं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब सर ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऊपर नहीं पढ़ा हमने बेटा? ऊपर भी वही पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ रिवेन्यू को डिफाइन करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हम एक्रूअल बेसिस पर करते हैं सर। जैसे कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो वर्ड हैं ये जो होते हैं, इनका एक ही मतलब होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का भी और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का भी।
मैंने अभी पहले में अकाउंटिंग पॉलिसी में आप लोगों को एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब नाउ डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है और डेप्रिसिएशन कहां पर चार्ज करना है, ये चीजों के डिसीजन मेरे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आएंगे। सर इसका और कोई एग्जांपल डेप्रिसिएशन के अलावा? हाँ बेटा, डेप्रिसिएशन के अलावा सेल्स की बुकिंग भी हो सकती है, या मेरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं कि मेरे को कब उन्हें जो है डेफरमेंट में लेकर आना है। सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी बताऊंगा बेटा क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिलहाल डेप्रिसिएशन से इस चीज को समझते हैं। क्या चीज है ये? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया अभी आप लोगों के लिए, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि डेप्रिसिएशन, आप लोग जो है 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते थे। जी सर बिल्कुल, 11th में बना बना के छोड़ दिए हमने, बहुत बनाए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बेटा, अब देखते हैं यहां पर बेटा तुम चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन, करेक्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव चार्ज डेप्रिसिएशन टू पीएल अकाउंट। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मेरी डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? सर हम तो बचपन से जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जो है पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं। चलो तुम्हारी बात सही है अभी तक के लिए। अब जो है मैं तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करता हूं, कुछ सोचो। ट्रेडिंग अकाउंट बताओ मेरे को, ट्रेडिंग अकाउंट में तुम लोग कौन सा खर्चा चार्ज करते थे? सर जो डायरेक्ट नेचर का होता था। डायरेक्ट नेचर का मतलब बताओ मेरे को। सर डायरेक्ट नेचर का मतलब जो एक्सपेंसेस मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड हुआ करते थे वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया करता था। जब मेरा गुड्स बन के तैयार हो जाता था सेल के लिए, तो उसके बाद के खर्चे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देता था। समझा नहीं सर? डिटेल में समझाओ, डिटेल में समझते हैं। सर ये मेरा फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये मेरा गोडाउन। सर मैंने जो है, ये मान लीजिए आप कि मैंने स्टॉक परचेज किया, यहां से परचेज करने के बाद यहां से मेरा ट्रक यहां पर आया, इस रास्ते से ट्रक आया, इस ट्रक का कैरियज गया जिसे मैं नाम देता था कैरियज इनवर्ट्स। वेरी गुड। उसके बाद सर मैंने यहां पर इंश्योरेंस पे किया। वेरी गुड। सर ये सब चीजें खर्चे पे करने के बाद मैंने यहां पर फैक्ट्री में अपना माल उतरवा लिया। यहां पर सर मेरी ना मशीनें लग रही हैं। अब ये मशीनें ना सर जो है प्रोडक्शन करती हैं, और सर यहां पर जो लेबर काम करती है ना, जो लेबर काम करती है उस लेबर की मैं वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता था। वेरी गुड। इसकी वेजेस भी डाल दी तुमने। और सर जब ये गुड्स बन जाता था ना यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ये पैक होता था गुड्स, इनकी मजदूरी भी वेजेस में यहीं पर डाल देता था ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके बाद जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के चला जाता था मेरा गोडाउन में, तो इस गोडाउन में जाने के बाद के सारे खर्चे में सेलिंग एक्सपेंस मानता था, और सेलिंग एक्सपेंस मान के मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देता था, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालता था। यही करते थे? हाँ सर यही करते थे। अब लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ आया? अब एक बात बताओ मुझे, इस फैक्ट्री में, ये जो मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की वेजेस तो तुमने डाल दी ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर जो मशीन काम कर रही है उस पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? बताओ। या अगर मान लो ये फैक्ट्री रेंटल है, ये फैक्ट्री अगर रेंट पर है और इसका रेंट जा रहा है, तो इसका रेंट तुम पीएल अकाउंट में क्यों डालोगे? तीसरी बात, इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, मान लो थोड़ा सा प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पे करता था और थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है मेरा डीजी सेट लगा हुआ था, डीजल जनरेटर, और उसके लिए डीजल वगैरह आता था उस पे से करता था। तो सर हमें ये तो पता है कि डीजल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता था, लेकिन ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी भी तो खर्च उसी मशीन पर हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में पीएल अकाउंट में क्यों डालता था? बेटा इसलिए क्योंकि 11th में तुमने ज्यादातर अकाउंटिंग करी थी ट्रेडिंग कंपनीज के लिए। अब ट्रेडिंग कंपनीज में क्या हुआ करता था, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात होती नहीं थी। एक दुकान है, दुकान के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसका सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था, ट्रेडिंग में नहीं जाता था। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं उससे ऊपर उठ के आगे की चीजों की।
अब मैं क्या कह रहा हूं तुमसे कि ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में अगर डेप्रिसिएशन मशीन पर लगा है, अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की बिल्डिंग पे लगा है, अगर जो है रेंटल जो है मेरा फैक्ट्री की बिल्डिंग का गया है, अगर इलेक्ट्रिसिटी मेरी मशीनों पे लगी है, तो मैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस फ्यूल को, उस कंजम्पशन को, उस डेप्रिसिएशन को और उस रेंट को अपने डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाऊंगा, टू डेप्रिसिएशन करके यहां पर, या टू रेंट करके यहां पर, या टू फ्यूल एक्सपेंसेस करके, ना कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा सर, ये चीज बताएगा कौन? अब ये चीज कहां से आई हमारी? ये चीज हमारी आई एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये चीज हमें बताता है कि हमने क्या, किस चीज की अकाउंटिंग को कैसे बांटना है, कैसे जो है बाइफरकेट करना है। ठीक है, होप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का टर्म तुम लोगों की समझ में आया हो, और ये भी समझ आया हो कि अब हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैटेगराइजेशन ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं करेंगे, बल्कि, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, हम हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैटेगराइजेशन अब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से नहीं करेंगे, बल्कि उसके नेचर के बेसिस पर करेंगे कि वो किस नेचर का है, डायरेक्ट नेचर का या इनडायरेक्ट नेचर का। क्या उस अकाउंट में, क्या उस ट्रांजेक्शन के मेरी इंपैक्ट हो रही है फैक्ट्री, या इंपैक्ट हो रहा है मेरा हेड ऑफिस। ठीक है सर, ये चीज तो जो रहते हैं होपफुली आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सर ये चीज तो हम लोगों की समझ में आ गई है। आगे अगला टर्म, अगला टर्म हमारा पूरा अभी ये एक्रूअल बेसिस पर ही है। अभी हम लोगों ने समझा क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगला है हमारा एक्रूड एसेट्स। सर ये क्या होता है अब एक्रूड एसेट्स? बेटा होता तो एक्रूड लाइबिलिटी भी है, इसके बाद हम बताएंगे एक्रूड लाइबिलिटी, एक्रूड एक्सपेंस, एवरीथिंग एक्रूड एसेट्स। ये क्या चीज होती है सर एक्रूड एसेट्स? एक्रूड एसेट्स क्या चीज होती है बेटा, जैसे कि आप एज्यूम करो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट सपोज यू हैव एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म है। क्या टर्म है? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का है, और 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि आप मकान बनाकर दोगे और आपको पेमेंट मिलेगा मकान बनाने के बाद, और आप कस्टमर को बिल भी मकान बनाने के बाद दोगे। ठीक है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेट्स सपोज फरवरी में, 1 फरवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, फर्स्ट ऑफ फेब को आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का था, और आपको एक मकान बनाकर देना था। आपका काम जो है मकान वगैरह बनाने का है, आप एक डेवलपर या कंस्ट्रक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो। ठीक है, अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने काम शुरू कर दिया। काम शुरू हुआ 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हुआ, और उसके बाद 31 मार्च आ गई, और 31 मार्च तक आपका काम होता रहा, 31 मार्च तक आपका काम हो गया। 2 महीने आपने काम किया, और आपने मान लो 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए इस प्रोजेक्ट पर, 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। आपने अभी कस्टमर को बिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है 2.5 लाख रुपए की बिल करने का। आपके पास राइट कब आएगा? जब आप पूरा मकान उसे बनाकर दे दोगे। अभी आपने मकान बनाकर नहीं दिया है तो आपने बिल नहीं किया, लेकिन आपने खर्चा कर दिया। अब इन 2 महीने में जो आपने 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, अब अगर मैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इन 2.5 लाख रुपए के खर्चे को आप अपनी बुक्स में दिखाओगे कि मेरे खर्च हुए 2.5 लाख रुपए, दिखाओगे। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कॉस्ट बुक्स में आ रही है तो रिवेन्यू भी आना चाहिए, कॉस्ट बुक्स में आ रही है तो रिवेन्यू भी आना चाहिए। अब तुम रेवेन्यू बुक करोगे 2.5 लाख रुपए का के अकॉर्डिंग, मान लो जो है तुमने जो भी कैलकुलेशन की होगी वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में देखेंगे कि हमने कैसे बुकिंग करनी होती है, लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है तो कम से कम 3 लाख रुपए का रेवेन्यू भी बुक होना चाहिए। तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू जब बुक करने जाओगे तुम, तो वो तुम्हें अभी कैश में तो मिला नहीं है,
और तुमने बिल भी नहीं करा उसका, बिल नहीं करा तो कस्टमर का नाम भी क्रिएट नहीं हुआ, कस्टमर का नाम क्रिएट नहीं हुआ तो तुम डेटर्स नहीं बना पाओगे। जनरल एंट्री तो करी है ना तुमने, जनरल एंट्री क्या करोगे, कॉस्ट चलो खर्च कर दी तुमने जो है 2.5 लाख रुपए की, तो कॉस्ट डेबिट टू कैश कर दोगे। अभी कॉस्ट डेबिट टू कैश कर दिया तुमने 2.5 लाख रुपए का, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जनरल एंट्री बन गई, बुक में एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब रेवेन्यू बुक करने जाओगे, टू सेल्स करोगे 3 लाख रुपए से, तो डेबिट किसे करोगे, डेबिट तो तभी कर सकते हो ना जब बिलिंग करोगे, और बिलिंग तो अभी करी नहीं है, कस्टमर देने के लिए लायबल तो है ही नहीं अभी, तो अपनी बुक्स में डेटर्स कैसे बनाओगे, और जब तक डेटर नहीं बनाओगे तब तक एसेट कैसे क्रिएट होगी, है ना। एग्जैक्टली तो इसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, डेटर को प्रैक्टिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, एक होता है ड्यू टू कस्टमर्स। ठीक है, ये बनता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स और ड्यू टू कस्टमर्स। और इसके अलावा जब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो अकाउंट जो है अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से क्रिएट हो सकता है, आप समझने के लिए ये कर लीजिए कि हम उसको बिलिंग, पेंडिंग, या फिर ड्यू टू बिल के अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। मतलब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जहां पर हम ड्यू टू बिल या पेंडिंग बिल या बिल जो है अंडर प्रोसेस के नाम से जो है हम उसे डेबिट कर देते हैं। और ये जब हम डेबिट करते हैं तो ये मेरी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। कौन सी एसेट बन जाती है, करंट एसेट बन जाती है। करंट एसेट क्यों बन जाती है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म में इसे जाकर विद इन 12 मंथ्स या विद इन बिजनेस साइकिल जो है मेरी ये रिकवर हो सकती है, इसलिए मेरी क्या बन जाती है, करंट एसेट्स। ठीक है, होप आप लोगों को एक्रूड एसेट समझ में आया होगा कि एक्रूड एसेट क्या चीज होती है। सर अगला टर्म है बेटा एक्रूड एक्सपेंसेस। सर ये क्या चीज होते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो एक्रूड एक्सपेंसेस, तो तुम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला करते थे ना तुम लोग। यस, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस। सर मतलब समझाता हूं, सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह पढ़ी थी तुमने, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर ये होता क्या है, पढ़ी तो थी, सर ने ट्रीटमेंट बता दिया था कि क्या होता है, प्लस कर दिया करो, आउटस्टैंडिंग जहां देखा करो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, बिल्कुल अभी समझाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा बिजनेस पीरियड है। बिजनेस पीरियड मतलब सर, मतलब 12 महीने का पीरियड जो हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल मान लो 2019 से 31 मार्च 2020 तक चला। ठीक है सर, इसके बीच में 12 महीने आए, 1 2 3 4 5 12 पीरियड आ गए। बारह पीरियड आ गए, ठीक है। अब इन 12 महीनों में मेरे मान लो कुछ खर्चे होंगे, कैसे कैसे होंगे। मानो मैंने बिजनेस यहीं से शुरू करा था 1 अप्रैल 2019 से, अभी पुराना बिजनेस नहीं है मेरा, 1 अप्रैल 2019 को मेरा पहला दिन था बिजनेस का। ठीक है सर, मैंने यहाँ पर एक लड़का रखा जिसे मैं सैलरी देता था, सैलरी दूंगा। पहला महीना जनवरी का फाइनल हुआ, मैंने इसे 15 फरवरी को पहली सैलरी दे दी। फिर इसका फरवरी में महीना हुआ तो मैंने इसे 15 मार्च को दे दी। फिर मार्च में हुआ तो मैंने इसे 15 अप्रैल को दे दी, सॉरी अप्रैल में इसने पूरे काम किया और मैंने इसे सैलरी 15 मई को दे दी।
फिर मई का महीना हुआ तो मैंने इसे 15 जून को दे दी, एंड सो ऑन। हर महीने की 15-15 तारीख को मैं इसे सैलरी देता रहा, 15 जुलाई को, एंड सो ऑन। अब जब इसने आखिरी महीने काम करा ना, जब ये महीना पूरा हुआ मेरा मार्च का, तो इसकी सैलरी मैंने कब देनी है? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को सैलरी दूंगा ना इसकी मैं। लेकिन मुझे मेरी बुक्स क्लोज करनी है 31 मार्च 2020 को। बुक्स तो मेरी क्लोज होनी है 31 मार्च 2020 को, और मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना है 31 मार्च 2020 को। अब 31 मार्च 2020 में अगर मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो क्या मैं जो ये खर्चा एक महीने ये काम कर चुका है मार्च के महीने में, इस लड़के ने अपना मार्च के महीने का काम कर दिया, मार्च के महीने में देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मार्च के महीने में जब प्रॉब्लम नहीं है और मार्च के महीने में ये लड़का अपना काम कर चुका है, तो क्या मुझे ये एक्सपेंस अपने यहाँ बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं एंट्री क्या करता था इसकी, जब मैं यहां पर पेमेंट कर देता था तो मैं क्या एंट्री करता था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश कर दिया था, करता था मैं। अब सर सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, तो क्रेडिट क्या करूंगा? एग्जैक्टली तो मैं करूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो है मेरा सैलरी क्या बन जाएगा? यस, आउटस्टैंडिंग खर्चा एक्रियूड एक्सपेंस बन जाएगा। और इसी एक्सपेंस को फिर मैं, अब सैलरी मेरी 11 महीने की तो इस एंट्री से बुक हो जाएगी, और 1 महीने की मेरी इस महीने से बुक हो जाएगी। तो सर इसीलिए हम लोग ऐड करते थे। यस एग्जैक्टली, इसीलिए ऐड करते थे क्योंकि जो तुम्हें सैलरी दी हुई होती थी वो 11 महीने की दी होती थी, और 1 महीने की आउटस्टैंडिंग दी होती थी, जिसे तुम इसमें ऐड करके इसे पूरे 12 महीने की बना दिया करते थे। अच्छा सर, फिर इसे मैं जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपनी लाइबिलिटीज में क्यों लेकर जाता था? क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लाइबिलिटी है मेरी, क्यों है? क्योंकि मुझे अप्रैल में इस लाइबिलिटी को पे करना है। और करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि विद इन 12 मंथ मुझे इसका पे ऑफ कर देना है, इसलिए ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है सर, अगला टर्म। हाँ बेटा, अगला टर्म है हमारा एक्रूड लाइबिलिटी। एक्रूड लाइबिलिटी सर बिल्कुल जैसे एक्रूड एसेट्स होती हैं वैसे ही एक्रूड लाइबिलिटी भी होती हैं। एक्रूड लाइबिलिटी क्या चीज है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने मकान बनाने का किया था दूसरे से, मान लो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया हो, मतलब कि वो मुझे बिल तो नहीं कर सकता, वो मुझे बिल तो नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो बिल तब करेगा जब जो है उसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब मैं आंखों से अपनी देख रहा हूं, सॉरी, जब मैं आंखों से देख रहा हूं कि काम हो गया है, तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो मैं प्रोपोर्शनेटली अपनी लाइबिलिटी को क्रिएट करके अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा, वो मेरी क्या बनेंगी? एक्रूड लाइबिलिटी। सर समझ नहीं आया बेटा, एसेट का एग्जांपल देखा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मकान बनाकर देने का, ठीक है। अब तुम मेरी वाली पार्टी को, मैं जो पार्टी हूं उसे दूसरी पार्टी कर दो और उसको मेरी जगह ले आओ। मतलब सर, मतलब कि अब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुझे मकान बनाकर देने का, अब वो मकान बना रहा है और मुझे मकान चाहिए। 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 लाख रुपए उसने खर्च किए। अब मैं अपनी बुक्स में क्या देखूंगा? मैं जाकर देखूंगा कि हाँ यार मकान इतना बन गया है 2.5-3 लाख रुपए का प्रोपोर्शनेटली, तो मैं 2.5-3 लाख रुपए की लाइबिलिटी अपनी बुक्स में क्रिएट कर लूंगा कि यार हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो मुझे अभी उसे देने पड़ सकते हैं 2.5-3 लाख रुपए, तो वो लाइबिलिटी मैं अपनी बुक्स में क्रिएट करूंगा, वो मेरी क्या कहलाएगी? एक्रूड लाइबिलिटी। ओके सर, समझ गए? हाँ बेटा समझ गए। अब जो होते हैं आगे बढ़ते हैं एक्रूड रिवेन्यू और एक्रूड रिवेन्यू की तरफ। सर एक्रूड रिवेन्यू क्या होता है? एक्रूड रिवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंस पढ़ा हमने। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता था? वो एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए हैं लेकिन हमने इस्तेमाल कर लिया है उनका, मतलब कि जैसे कि हमने सैलरी अभी
दी नहीं है लेकिन सैलरी का काम कर चुका है अगला आदमी, या रेंट हमने दिया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी दी नहीं है लेकिन वो काम कर चुका है, या इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर चुके हैं। ऐसे ही मेरा होता है एक्रूड रिवेन्यू। मतलब सर, मतलब कि मैंने कमा लिया है लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है। सर मतलब ये कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे मकान बनाकर देना था, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म ये था कि मैं बिलिंग करूंगा और बिलिंग के 15 दिन बाद मुझे पेमेंट मिलेगा। तो मैंने 31 मार्च को या 30 मार्च को या 25 मार्च को जो बिल बनाए होंगे उन बिलों पे पेमेंट अभी मुझे नहीं आया होगा, उन बिलों पे पेमेंट नहीं आया होगा, तो वो मेरा क्या है, एक्रूड रिवेन्यू। क्या है मेरा वो, एक्रूड रिवेन्यू। समझ गए? एक्रूड रेवेन्यू क्या चीज होती है कि मैंने कमा तो लिए पैसे, लेकिन अभी मैं अपनी सेल बुक नहीं कर पाया हूं, और जब मैं उसे सेल को बुक कर लूंगा तब क्या होगा, बिलिंग हो जाएगी, बिल नहीं कर पाया हूं। ठीक है, जो मैंने दो अकाउंट बनवाए थे ना, ड्यू फ्रॉम और ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर, तो ये जो अकाउंट थे ड्यू टू कस्टमर वाले, ये वो थे ड्यू टू कस्टमर जो है उन कस्टमर्स को ड्यू हो चुके हैं, मतलब कि बिल चले गए हैं, पेमेंट आना बाकी है, वो ड्यू टू कस्टमर है। और अभी जो होते हैं, जो पेंडिंग बिल्स वाला अकाउंट बनाया था, मतलब मैंने अभी बिलिंग ही नहीं करी है कस्टमर्स को, जो मेरी बिलिंग ही नहीं हुई है कस्टमर्स को, लेकिन मेरे पे राइट आ गया बिलिंग करने का राइट आ गया, लेकिन मैंने अभी बिलिंग नहीं करी है। अगर राइट भी नहीं आया मेरे पास तो वो मेरी जो है एसेट्स बनेंगे पेंडिंग बिल्स में जाकर। लेकिन अगर पेंडिंग बिल्स में पड़े हुए हैं और मेरे पास राइट है बिल करने का, लेकिन मैं बिल कर नहीं पाया हूं किन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वो मेरे एक्रूड रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे। ठीक है, अगर कोई डिटेल ना समझ आई हो या कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो जो कहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हो 6395244063 पर एक्रूड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज पूरी क्लास में मैंने एक्रूड के ऊपर बहुत फोकस किया और एक्रूड का पूरा टर्मिनोलॉजी आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद एक टर्म यूज होगा इसमें, कहां तक पहुंच गए थे हम पता नहीं, चलो जो भी है। एक वर्ड यूज हो रहा है हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा सुना सा लग रहा है। हाँ बेटा, जो है तुमने पढ़ा होगा ना, ये वहां पर कहां पर, पार्टनरशिप अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं उन लोगों को पता होगा, या जिन्होंने मेरी 12th की अभी जो कहते हैं जो वीडियो रिलीज हुई है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो लोग इसकी डिटेल नॉलेज उस लेक्चर से ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको जो कहते हैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा। सीधी सी बात है, टू डिस्ट्रीब्यूट, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कम नहीं करते किसी भी चीज को। मतलब मैंने 10 रुपए कमाए और 10 रुपए जो होते हैं अपने परिवार में बांट दिए, 2 रुपए मम्मी को, 2 रुपए पापा को, 2 रुपए मेरे को, 2 रुपए वाइफ को, 2 रुपए बच्चे को, 5 जने, 2 2 5 10 पूरे हो गए। तो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ ₹10। मैंने 10 रुपए कमाए, ठीक है, और उन 10 रुपए को कमाने के बाद मैं जब घर जाने लगा तब सरकार बीच में मिल गई। सरकार ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी घर जा रहा हूँ, 10 रुपए कमाए हैं, बच्चों को दूंगा। बेटा एक काम करो, ये 10 रुपए में से 1 रुपया हमें दे दो टैक्स का। मैंने कहा जी क्यों? मेरे 10 रुपए पे 1 रुपया टैक्स का बनता है तो आपको हमें देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब 10 रुपए में से 1 रुपया सरकार को दे दिया मैंने, तो मेरे पास कितने बचे? 9 रुपए, जब मैं घर पहुंचा बांटने के लिए पैसे। तो जो वो 1 रुपया मैंने सरकार को दिया, जिसने मेरे प्रॉफिट को 10 से 9 कर दिया, उसने मेरे प्रॉफिट को 10 से 9 कर दिया। अब मेरा प्रॉफिट 10 रुपए नहीं है, अब मेरा प्रॉफिट कितना है? 9 रुपए है। तो एप्रोप्रिएशन में वो चीज आती है जो चीज मेरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ना कि कम करती है। एक तरीके से जो चीज मेरे प्रॉफिट को कम करती है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है।
अगला टॉपिक क्या है हमारा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, होपफुली इट इज क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा, सर आपने एक वर्ड बोला था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया कि हाँ सर, जो खर्चा रेवेन्यू का अर्न करने के लिए किया जाता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो इसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस करते हैं। पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बहुत पुराना ऐड है, तुम लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी क्लासेस में जनरली उसका एग्जांपल देता हूँ। नवरत्न ऑयल, ठंडा ठंडा कूल कूल। नवरत्न ऑयल का 1 रुपए का सैशे लॉन्च हुआ था, 1 रुपीज वाला। 1 रुपये वाले सैशे में एडवर्टाइजमेंट कर रहा था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे 1 रुपए के नवरत्न तेल का। अब जब अमिताभ बच्चन जी 1 रुपए वाले नवरत्न तेल का ऐड कर रहे थे, तो क्या उन्होंने ये कहा होगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट तो 1 रुपए बिक्री का है, इसके लिए मैं जो कहते हैं ऐसा करता हूँ कि 5 करोड़ की जगह 50 लाख रुपए फीस ले लेता हूँ? ऐसा तो नहीं कहा होगा उन्होंने। उन्होंने तो अपने एडवर्टाइजमेंट के पूरे पैसे लिए होंगे, लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ रुपीज। अब अमिताभ बच्चन जी की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5 करोड़ रुपए, नवरत्न तेल के सैशे का एमआरपी 1 रुपए। अब उस पूरे ईयर में, जिस ईयर में, पहले ईयर में जहां पर नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट हुआ, लेट्स सपोज नवरत्न तेल बहुत अच्छा बिका और नवरत्न तेल के सैशे बिक गए हमारे 10 करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 10 करोड़ सैशे बिक गए। लेकिन 10 करोड़ सैशे को बेच के कंपनी ने कमाया केवल कितना? 50 लाख रुपए। 10 करोड़ सैशे बिकने के बाद कंपनी ने कमाए केवल 50 लाख रुपए और एडवर्टाइजमेंट पे उसके जो थे खर्च कर दिए 5 करोड़ रुपए। ठीक है। अब अगर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो इनकम उसकी कितनी आएगी? 50 लाख रुपए, और एक्सपेंस कितने आएंगे? 5 करोड़ रुपए के। तो 4.5 करोड़ का नुकसान हो गया। हमें लगेगा नवरत्न तेल बनाने वाली कंपनी नुकसान में है, लगेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज है ये? एक्चुअल में क्या हुआ कि जब ये एडवर्टाइजमेंट बना तो अमिताभ बच्चन जी को 5 करोड़ रुपए तो गए, लेकिन इसके साथ एक कॉपीराइट आ गया। क्या कॉपीराइट आ गया? कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट या इस एडवर्टाइजमेंट को हम टीवी पर दिखा सकते हैं 5 इयर्स तक। अगले 5 सालों तक वो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा और जो है उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट अगले 5 सालों तक होता रहेगा। अब जब मुझे 5 सालों तक बेनिफिट होना है तब क्या होगा कि मानो दूसरे साल में जो है नवरत्न तेल के पाउच बिके 25 करोड़ और कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ का। उसके बाद सैशे बिके 50 करोड़ पूरे साल में और कंपनी का प्रॉफिट हो गया 2 करोड़। फिर बिक गए 100 करोड़ सैशे और कंपनी का प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ रुपए। एंड उसके बाद फिर अगले सालों में 100 करोड़ के आसपास बिकने लगे सैशे और 5 करोड़ का प्रॉफिट होने लगा आगे आने वाले सालों में। तो अब हम अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे जाएं तो मेरा रिवेन्यू तो जो है बुक हो रहा है ग्रेजुअली, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने खर्चा 5 करोड़ का बुक कर दिया एकदम अभी, जो कि गलत है, जो कि मेरे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत शो कर रहा है, गलत डिपिक्ट कर रहा है। क्योंकि इस एक्सपेंस का बेनिफिट तो मुझे अगले 5 सालों में होना है। भले ही ये एक्सपेंस मैंने जो है रेवेन्यू नेचर का है, मैंने रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च किया है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे अगले 5 सालों तक होना है। क्या सही रहता? आप सर 5 करोड़ का खर्चा है, 5 सालों तक होना है, सीधे सीधे डिवाइड बाय 5 कर दो और 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस हर साल बुक करते रहो। वेरी गुड, यही तो मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर कैसे? अब क्या हुआ, मैंने खर्च किए 5 करोड़ रुपए, मैंने जनरल एंट्री कर दी क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेबिट टू कैश या बैंक। कितनी करती सर? 5 करोड़ रुपए। अगर मैं ये एंट्री कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए कहां चला जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि मेरे खर्चे बाद में कहां जाते हैं सारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ये नीचे वाली एंट्री कैसे कर दी आपने? बेटा करी मैंने इसलिए ये सोच के थी कि तुमने 12th और 11th में ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो देख लेंगे। जब मैंने ये एंट्री करी तो इसका लेजर अकाउंट बना होगा। सर हाँ बिल्कुल लेजर अकाउंट बना होगा। लेजर अकाउंट क्या कह रहा होगा इस एंट्री के बाद, पहली वाली एंट्री के बाद? सर वो कह रहा होगा टू कैश 5 करोड़ रुपए। अब जब क्लोज करने की बारी आई होगी इस अकाउंट को, 5 करोड़ रुपए को, तो मैंने क्या कह के क्लोज करा होगा, बाय बैलेंस या बाय पीएल? सर बाय पीएल, 5 करोड़ रुपए। तो इन दोनों की एंट्री क्या बनी, पीएल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। यस। अगर मैं ये, अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं, अगर मैं ये एंट्री करता हूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा 5 करोड़, जो कि गलत है। मुझे पता है, मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब जब ये चीज नहीं होनी चाहिए तो क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए? मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर के नाम से, इसके आगे डालूंगा एडवर्टाइजमेंट, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से? 5 करोड़ रुपए से। जिस टाइम ये खर्चा हुआ उस टाइम मैंने ये एंट्री करी, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5 करोड़ रुपए। अब साल खत्म हुआ, 31 जो है तारीख आ गई, 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को मैं एंट्री करूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट से? करेक्ट, 1 करोड़ से। ठीक है सर, बाकी के ये 4 करोड़ कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं, ये 4 करोड़ जाएंगे मेरी एसेट्स में, और ये 1 करोड़ मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके लिए अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो हम निकालेंगे बैलेंस, सीडी, और ये मेरी क्या होगी, एसेट्स। सर एसेट्स कैसे? बेटा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मेरी एक्रूड एसेट्स में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तुम्हें, वहां पर बोला था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मेरा एक एग्जांपल है मेरी एक्रूड एसेट्स का। तो ये मेरी क्या बनेगी, ठीक है, और ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1 करोड़। होपफुली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप लोगों को और कुछ बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल जाता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस और कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस, और इन चीजों को समझेंगे। बेसिक एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस और कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस। रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस एंड कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस। यस, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस और कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये क्या इनकी डेफिनेशन है। ये चीज तो हमें बेसिकली पता है कि जो एक्सपेंस हमने किए होते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस होते हैं, और वो एक्सपेंस जो हमने एक कैपिटल जनरेट करने के लिए किए होते हैं वो कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस होते हैं। सर समझा नहीं, समझाते हैं। रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंस, अगर मैंने प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कोई एक्सपेंस किया, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस देखे हमने किस टाइप के होते हैं, एग्जैक्टली वही वाले एक्सपेंस मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं।
क्योंकि वो एक्सपेंसेस मेरे सामान बेचने और सामान खरीदने के बेसिस पर किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मोटिव क्या होता है मेरा, स्टॉक मूवमेंट। स्टॉक मूवमेंट मतलब स्टॉक को खरीदना और बेचना। ठीक है, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा, अपना प्रोडक्ट खरीदा, उसको बेचने में और खरीदने में हुए हुए खर्चे या उसको बनाने में हुए हुए खर्चे मेरे रिवेन्यू नेचर के खर्चे कहलाते हैं। एक दो खर्चों के नाम बोलना जरा फटाफट। सर वेजेस, कैरियज, रेंट और डेप्रिसिएशन, सैलरी, बैंक के एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हमारे क्या हैं, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। सर बैंक का एक्सपेंस क्यों? बेटा बैंक का एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि बैंक से हमने लोन लिया है। क्यों लिया है बैंक से लोन? या तो वर्किंग कैपिटल लोन होगा, माल बनाने के लिए और माल बेचने के लिए लिया गया लोन, या फिर क्या होगा, मशीनरी का लोन होगा। जो वो भी किस लिए होगा, क्योंकि हमने जो है उन मशीनरी से माल बनाना है। अब वो एक्सपेंसेस जो मेरी क्रिएट करते हैं एसेट्स, एसेट्स क्रिएशन के लिए किए गए एक्सपेंसेस मेरे कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस कहलाते हैं। एसेट्स क्रिएशन से मतलब सर, मतलब कि वो एक्सपेंसेस जो मेरी एसेट्स को क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने जो है एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए खर्चे कर रहा हूँ, मैंने सीमेंट मंगाया, पत्थर मंगाया, सरिया मंगाया या जो भी चीजें मंगाई, वो सारे एक्सपेंसेस मेरे क्या होंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। क्योंकि जब वो खर्चे पूरे हो जाएंगे तब उनसे मेरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी या मशीन बन के तैयार हो जाएगी। बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए किए गए खर्चे। और सर मैंने मशीन खरीद ली और मशीन को अब इंस्टॉल कराना है, तो वो खर्चा मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। सर इसके और डीप में जाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं ये कहूं कि अगर, अब मेन बात है, हाँ ये तो अभी तक तुमने पढ़ी भी थी, वो चीजें पढ़ा रहा हूं। अब मैं मेन बात कहता हूं। एक वर्ड है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ या प्रोडक्शन। देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा आराम से समझते हैं। एक मशीन है मेरी, ठीक है, मैं उस मशीन को यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से मशीन यूज कर रहा हूँ और मशीन यूज हो रही है। मशीन जो है यूज होते होते डेप्रिशिएट होती गई और 5 साल के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई या उसमें टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या फिर मशीन डेप्रिशिएट हो गई, इन जो है इस वजहों से क्या हुआ कि इस वजह से क्या हुआ कि उस मशीन का प्रोडक्शन कम हो गया और आगे चलने वाली लाइफ उसकी और भी ज्यादा कम हो गई। मतलब अब आगे वो 2 या 3 साल चल पाएगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि मशीन अब इस कंडीशन में है कि वो 2 साल से ज्यादा वर्क नहीं कर सकती या फिर उसका प्रोडक्शन हाफ हो गया। प्रोडक्शन हाफ होने से मतलब क्या है, मान लो पहले वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी और अब उसका प्रोडक्शन 500 यूनिट हो गया। उसकी इकोनॉमिक लाइफ अब बची है केवल 2 इयर्स की। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ऐसी मशीन पड़ी हुई थी जिसकी लाइफ 2 साल की पड़ी बची हुई थी और अब उसका प्रोडक्शन 500 यूनिट आ गया था। एक दिन हमारे पास एक मैकेनिक आया, उस मैकेनिक ने उस मशीन को देखा और उस मशीन को देख के बोला कि सर इसमें 50,000 रुपये खर्च होंगे, आप मुझे 50,000 रुपये दो और मैं इसका प्रोडक्शन 500 यूनिट से 700 यूनिट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। एक और आया मैकेनिक, दूसरा मैकेनिक आया, उसने कहा सर मैं प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा सकता 500 यूनिट का, लेकिन इसकी लाइफ को 2 की जगह 4 साल कर दूंगा। इसने बोला मुझे चाहिए 70,000 रुपए। पहला मैकेनिक आया, उसने कहा कि मैं जो है साहब प्रोडक्शन को 500 की जगह 700 यूनिट कर दूंगा और 50,000 रुपए लूंगा। दूसरा आया, उसने कहा कि मैं साहब आपकी यूजफुल लाइफ मशीन की जो है 2 की जगह 4 साल कर दूंगा और 70,000 रुपए लूंगा। तीसरा मैकेनिक आया, उसने कहा था मैं 2,000 रुपए लूंगा, 2-2,500 रुपए
और जो है ना मैं इकोनॉमिक लाइफ बढ़ा सकता ना मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता, लेकिन इस बात की गारंटी दे दूंगा कि ये 2 साल बढ़िया से चलेगी, अपना रिपेयर कर दूंगा इसको, जो है साफ सफाई कर दूंगा इसकी, और जो है जंग वगैरह जहाँ लगा होगा वो हटा दूंगा, इसकी वर्क स्मूथ कर दूंगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आ गए मेरे पास। पहला ऑप्शन 50,000 रुपए का खर्चा, दूसरा 70,000 रुपए का खर्चा, और तीसरा 2,500 रुपए का खर्चा। 50,000 वाला प्रोडक्शन 700 यूनिट कर रहा है, 70,000 वाला 2 ईयर एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है मेरे, +2 ईयर कर दे रहा है। 2,500 वाला कुछ नहीं कर रहा, बस उसकी फंक्शनिंग स्मूथ कर रहा है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूं मान लो, तो ये जो 50,000 रुपए मैंने खर्च किए वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे या कैपिटल एक्सपेंस? मशीन पुरानी है? नई नहीं है, पुरानी मशीन है, पुरानी मशीन पर मैंने एक्सपेंस किया है, और उससे उस एक्सपेंस को करने से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं तो क्या होगा, और तीसरा ऑप्शन चूज करता हूं तो क्या होगा? देखो, ये 2 पॉइंट लिखने का मेरा एक पर्पस था, वो पर्पस भी अब पता चल जाएगा आपको। अगर मेरे किसी भी एक्सपेंस से मेरी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, या प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो मेरा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का कहलाता है। वो मेरा एक्सपेंस क्या कहलाता है? कैपिटल नेचर का। कौन सी 2 चीजें बढ़नी चाहिए? या तो मेरी यूजफुल लाइफ बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक या यूजफुल लाइफ बढ़नी चाहिए, या मेरा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो मेरा जो होता है, अगर इनमें से दो में से कोई भी एक चीज बढ़ गई तो मेरा वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का होगा। मतलब कि 50,000 और 70,000 जो मैं खर्च करूंगा वो मेरे कैपिटल नेचर के होंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बढ़ रहा तो वो मेरा एक्सपेंस क्या होगा? नेचर 2,500 रुपए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस है। जो होते हैं कोई टूल्स वगैरह लगे हैं छोटे मोटे, और जो होते हैं साफ सफाई हुई है, तो वो रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा, क्योंकि उससे ना मेरी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ी और ना मेरा प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे मैंने पेंट करवाया, बिल्डिंग पे पेंट कराने से क्या मेरी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो बिल्डिंग पे पेंट कराना मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है, होता रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस है। और अगर मैंने, मेरी बिल्डिंग की एक छत खराब हो रही थी, मैंने उस छत को रिपेयर कराया, दूसरी छत पड़वाई, और जो है उस पर प्लास्टर वगैरह कराया, ये इससे क्या हुआ? इससे मेरी बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ बढ़ गई। और जब मेरी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ी है, यूजफुल लाइफ बढ़ी, तब क्या होगा? मेरा वो एक्सपेंसेस मेरा कौन सा एक्सपेंसेस कहलाएगा? मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहलाएगा। एग्जैक्टली यही मेरा रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंस में बताने का मोटिव था, कि ये 2 पॉइंट हमें याद रखने कि अगर इकोनॉमिक लाइफ बढ़ रही है किसी चीज की तो वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, और अगर प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स में बढ़ रहा है तो भी वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहलाएगा, ना कि मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चीजें जो होते हैं हम लोगों की क्लियर है? इसमें कोई और डाउट? लास्ट टर्म आज की क्लास का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या CWIP, शॉर्ट फॉर्म इसकी कहलाती है CWIP। कुछ बच्चों ने 12th में इस चीज को पढ़ा होगा, समझा भी होगा हो सकता है, और कुछ ने नहीं समझा होगा, मैं भी समझाता हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? क्रेन्स देखे आप लोगों ने? सॉरी, आप लोगों ने फैक्ट्री क्रेन्स देखे? वो वाले क्रेन्स नहीं जो आप रोडों पे चलते हुए देखते हो, फैक्ट्री क्रेन्स देखें। अगर आप लोग जो होते हैं यूजली दिल्ली गाजियाबाद वगैरह ट्रैवल कभी किया होगा, तो ट्रेन से भी आपको एक टीन शेड्स दिखते हैं, और टीन शेड्स के अंदर एक कुछ टायर्स पे चलने वाले कुछ बड़े बड़े क्रेन्स दिखते हैं, जो होते हैं आपके हैवी हैवी आइटम्स को एक टीन शेड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो क्रेन्स होते हैं।
उन क्रेन्स को बनाने के लिए पूरा एक पीरियड लगता है, बहुत एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, 2-3 साल लग जाते हैं अच्छे फैक्ट्री शेड्स बनाने के लिए। उन फैक्ट्री शेड्स में वो जो होते हैं क्रेन्स बनाने के लिए और क्रेन्स इंस्टॉल करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक फैक्ट्री लगानी है और जहाँ पर मेरा जो होता है बहुत हैवी वर्क है फैक्ट्री का। आप लोगों ने यूजली जो होते हैं, किसी ने अगर कार वगैरह की सर्विस कराई होगी तो उस जो होते हैं जो ऑथोराइज शोरूम्स होते हैं मारुति वगैरह वगैरह के, तो वहाँ पर भी वो क्रेन्स लगे होते हैं जो यूजली आपकी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए काम में आते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में, लोकल वाले में नहीं होते हैं। तो अब इन चीज़ों, ये जो क्रेन बनना है, वो क्रेन जो बनेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा पीरियड चाहिए। कितना बड़ा पीरियड चाहिए? ऑलमोस्ट 2-3 साल लग जाते हैं। अब ग्रेजुअली वो एसेट क्रिएट हो रही है हमारी। अब जब ग्रेजुअली एसेट क्रिएट हो रही है तो उस एसेट को क्रिएट करने के बाद, मतलब उस एसेट को क्रिएट करने से पहले जो जो ईयर हमारे खत्म हुए, उस ईयर में मैं उन एक्सपेंसेस को क्या बुक करूं, किस नाम से बुक करूं। अब मेरी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है, ये तो मैं मानता हूं कि मेरी एसेट फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है। अब जब वो मेरी एसेट फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स अब मैं क्रेन के नाम से तो बुक कर नहीं सकता, क्योंकि क्रेन तो जो है अभी बनी नहीं है। अगर कोई जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है या कोई इंटरनल ऑडिटर आता है और वो मेरी बैलेंस शीट में देखता है क्रेन एसेट्स में, और जो है मेरे फैक्ट्री प्रेमाइसिस में उसे क्रेन नहीं दिखती है क्योंकि वो तो अभी जो है पूरी नहीं बनी है, तो वो जो है ऑब्जेक्शन उठा सकता है इस चीज़ के लिए। तो अब मेरे को उस चीज़ को क्या दिखाना पड़ेगा? मेरे को उसे एग्जैक्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, CWIP में दिखाऊंगा मैं उसे। जैसे कि मान लो 50 लाख रुपए की क्रेन बननी है, टीन शेड वगैरह तैयार हो गए, 50 लाख रुपए का तैयार होना है, और उस 50 लाख रुपए में से मैंने पहले ईयर में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए उस क्रेन पे, तो मैं 10 लाख रुपए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा दूंगा। अब वो 10 लाख रुपए खर्च हुए, मैंने जनरल एंट्री क्या कर दी? 10 लाख रुपए खर्च किए मैंने, जनरल एंट्री क्या करी? जो भी एक्सपेंस हुआ, मान लो कि आयन आया तो आयन वगैरह ये सब चीजें जो भी आ गया, अब ये कहाँ जाएंगी? ये सब चीजें डेबिट होकर कहाँ जाएंगी? ये मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना, या मैं इन्हें एक्सपेंस आउट कर दूं? अभी बिजनेस शुरू हुआ नहीं है, काम करना शुरू नहीं किया, रेवेन्यू अर्न होना नहीं है, और इन सब चीज़ों का मकसद, इन सब चीज़ों को, पैसों को खर्च करने का मकसद मेरा रेवेन्यू नेचर नहीं है, क्रिएशन ऑफ एसेट है। एसेट क्रिएशन है ना, ये सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, और जब कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, एसेट क्रिएशन इनका पर्पस है, तो ये चीजें मेरी एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ जानी चाहिए? मेरी एसेट में। और एसेट में किस नाम से जाएंगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाएंगी। तो यहां पर मैं क्या दिखाऊंगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी चीजें इन चीजों में खर्च होंगी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। और जब जो होते हैं ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से डेबिट होती चली जाएंगी, और जिस दिन मेरी एसेट, मेरी क्रेन बनके तैयार हो जाएगी, उस दिन मैं क्रेन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और इस करंट वर्क इन प्रोग्रेस को, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। ठीक है? मान लो ऐसी, इसकी जगह बिल्डिंग का एग्जांपल ले लो, रेता आ रहा है, बजरी आ रही है, सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, और जो है बिल्डिंग बनती चली जा रही है। 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 साल लगेंगे, 5 साल बनाने में। अब वो बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, जब तक वो बिल्डिंग पूरी नहीं बनेगी तब तक वो मेरे लिए क्या रहेगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो भी मटेरियल, लेबर, जो भी चीजें मैं उसमें खर्च कर रहा हूँ, वो सब कहाँ जाती रहेंगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाती रहेंगी, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से वो बाद में निकल के बिल्डिंग अकाउंट में चली जाएंगी जब मेरी बिल्डिंग पूरी रेडी हो जाएगी। Thank you very much for watching this lecture of CA Foundation. This was my first lecture on the YouTube for CA Intermediate. You guys also can refer my 11th and 12th lectures to understand the basic concept of accounts, और जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसमें बहुत डिटेल से समझाई हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। और आप लोग जो होते हैं अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं, या जो होते हैं कोई इंक्वायरी है या कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो, टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। अगर आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन देनी है कि मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने लेक्चर्स में, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द YouTube video, or you can directly contact us, or text us, or WhatsApp us on 6395244063. Thank you very much.